फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उसी एक कड़ी को आगे जोड़ते हैं जो मैं पिछले लगभग 6 मंथ से बता रहा हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, यहां भारत के अंदर लगभग 10 करोड़ के आसपास यहां पर जो है इलीगल लोग रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं और जो रोहिंग्या हैं। बाकी जो बचे हुए 13 करोड़ है वो यहाँ पाकिस्तानी है, जो कि 1947 में यहाँ छूट गए थे और इसी देश के अंदर रह रहे हैं। यानी कि इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, लेकिन इस देश की जो वैल्यूज है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इस देश का जो संविधान है उसकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब आप कहोगे नहीं वो तो संविधान मानते हैं। नहीं, आर्टिकल 44 देखिए, समान नागरिक संहिता की बात आते कहते हैं मानेंगे ही नहीं। अच्छा, अब तो ऐसे भी लोग निकल करके आगे वो कह रहे हैं कि एक और देश ले लेंगे। आपने सुनी होंगे इस तरीके की वीडियो कि इसी देश में लेंगे और बड़े अधिकार के साथ कह रहे हैं जैसे उसका बाप यह छोड़ गया है। अच्छा, आप जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो मात्र 13% जो लोग थे उनको 33% लैंड बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में दे दी गई थी। यानी कि बांग्लादेश बाद में बना, लेकिन है तो ये एक ही पार्ट है ना, तो इनको दे दी गई, लेकिन यहां से गए नहीं। अब आप यहां क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हमें एक और देश चाहिए और आए दिन उत्पात आप देख ही रहे हैं ना। भारत की जो समृद्धि है उसके अंदर एक अगर ब्रेक कोई बना हुआ है तो यही लोग हैं। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको अलग अलग वीडियोस में बताया मैं कि सरकार जो है वो किस तरीका से टेक्निकल क्या कदम उठा रही है। सरकार ऐसे कौन से जो है वो वैधानिक लॉज लेकर के आ रही है जो इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि ये समस्या रुकने वाली नहीं है। समझिए इस बात को। अगर सरकार चाहे कि भाई सब ऐसे छोड़ दीजिए तो आज से 10 साल बाद लोग आकर के आपके घर पे पत्थर मारेंगे। समझ गए? आप कहोगे हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं ना, आप मत कहिए। तो देखिए, मैंने आपको कितनी सारी वीडियोस में बताया और वही लिंक में ये मैं आप जोड़ने वाला हूं। और ये जो लिंक है, मैंने आपको बताया था कि किस सरकार से नेट ग्रिड लाया है सरकार के द्वारा, और नेट ग्रिड से फिर किस तरीका से ये जो टेक्निकल पक्ष है वो मैं अलग अलग वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि ये सारे कार्य सरकार कर रही है। और मैंने एक वीडियो में आपको सारा बताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये कड़ी आपस में जुड़ती जाएंगी, एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी, तब एक समय ऐसा आएगा आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि जो भारत के अंदर इलीगल हैं उनके मोबाइल जो नंबर है वो बंद हो जाएंगे अपने आप। उनका जो आधार कार्ड है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद जो उनके पैन कार्ड है वो भी कार्य नहीं करेंगे। जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो उनके बैंक से जुड़े हुए ना, तो उनका जो बैंक है वो पूरा सीज हो जाएगा। यानी कि ना तो वो बैंक यूज कर सकते हैं, ना यूपीआई यूज कर सकते, और अगर वो बैंक जाते हैं तो वहीं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा। अच्छा, इनका होगा क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी बंगाल में चल रहा है, ये छोटे छोटे यानी कि बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस देश के बंटवारे को और इस देश के हिंदुओं का आगे जीनोसाइड ना हो, इसे रोकने के लिए। जो पाकिस्तान में हुआ, जो आप देखे होंगे कि अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा इस भारत में ये जो मूर्ति पूजक लोग हैं जिन्हें हिंदू कहते हैं, इनका ना हो, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ये जो बेबी स्टेप उठाए जा रहे हैं, इसकी परिणति जो है, इसका टोटल आप समझिए है क्या। इसका टोटल है इनको सेव करना। अगर इसी पेस पर सब आगे चलता है जो अभी तक देख रहे हैं आप, तो बांग्लादेश रिपीट होगा, पाकिस्तान रिपीट होगा और अंत में जाकर के इसका अफगानिस्तान बन जाएगा। मतलब है हिंदू विहीन क्षेत्र, यानी हिंदुस्तान हिंदू विहीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीका की कल्पना यहां पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इसी कड़ी में आगे जोड़ा गया है। अब उन्होंने कहा है कि देखिए, भारत का जो सिटीजनशिप है, ना तो वो पैन कार्ड है, ना तो वो आधार कार्ड है, ना वो वोटर आईडी है, और यहां तक कह दिया कि पासपोर्ट भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ये कह रही है कि अभी सेंसस हो जाने दीजिए, उसके बाद में एनआरसी लाई जाएगी, एनआरसी के बाद में गणना की जाएगी, और उसकी डेट क्या रखेगी अभी सरकार इसे नहीं बताई है, लेकिन उसकी एक डेट रखी जाएगी जिसके बाद से इस देश में वही रहेगा जो इस देश का वास्तव में नागरिक है। अच्छा, भारत का नागरिक वास्तव में होना कौन चाहिए, ये तो कानून की बात है, आप इसे समझिए। देखिए, हमारे जो विचारक हुए हैं, चाहे हेडगेवार हुए हों, वीडी सावरकर साहब हुए हों, या जितने भी भारत के, और आप भी अगर उनमें से हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो मॉडर्न स्टेट, जिसे हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो मॉडर्न स्टेट जब से आए हैं, जब से ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अब नागरिकता का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई देश में रह सकता है। भारत में आप देख लीजिए 20-22 करोड़ जिन्हें आप कहते हैं, भारत में रह सकते हैं, लेकिन भारत की जो वैल्यूज है उनको हम नहीं करेंगे। भारत की जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता में क्या है? हमारे महादेव हैं, हमारे परमात्मा है, हमारे कृष्ण है, हमारे राम है, उनका ये रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। भारत का जो तिरंगा है उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि आपको आए दिन जो है तिरंगा को दुकान साफ करते हुए वीडियो मिल जाएंगे आपको, है
है ना, इस तरीका के जो लोग हैं वो रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इस देश की जो वैल्यूज है उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, एक डिवीजन बढ़ता चला जाएगा। जब देश का संविधान कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए, तो राष्ट्र की एकता अखंडता होगी कैसे? यानी कि जिनके वैल्यू से जो वैल्यू सिस्टम है अगर वो सेम नहीं होगा तो एकता आएगी कैसे? मुझे आप बता दीजिए। अभी आपने देखा होगा डेनमार्क का आप उदाहरण देख रहे होंगे, तो आज पूरी दुनिया के अंदर ये बात बिल्कुल कॉन्शियसली आ चुकी है कि जब तक देश की वैल्यूज एक जैसी नहीं होंगी, उनको मानने वाले लोग एक जैसे नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र की एकता नहीं हो सकती। और भारत को भी शायद ये समझ या तो आ चुका है, नहीं तो आ जाएगा। तो देखिए भारत में हो क्या रहा है, भारत ने कहा कि भाई ये कोई नागरिकता नहीं है। अब नागरिकता क्या होगी, ये आने वाले समय में जब सेंसस आ जाएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वास्तव में नागरिकता है क्या। क्लियर है? अच्छा, सरकार क्या करेगी नागरिकता? अच्छा, मैं जो आपसे कह रहा था कि नागरिकता का प्रमाण होना क्या चाहिए, जो मैंने अभी कहा है, यह होना चाहिए कि जो इस देश की वैल्यूज करे, इस देश के संविधान का आदर करे, और आदर ही नहीं, पूरी जो वैल्यू सिस्टम है उन्हें रिस्पेक्ट करे। यानी कि जो संविधान कहता है उसमें सेलेक्टेड नहीं कि नहीं जहां हम कन्वर्जन करा सकते हैं वो आर्टिकल सही है, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में वर्डिक्ट देता है वो सही है, जो हमारे खिलाफ जाता है फिर वो बिक गया है। ये इस तरीका की जो गंदी और डर्टी मानसिकता है, मुझे लगता है इसे कुचल देने की आवश्यकता है, और सरकार बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस देश की एकता तभी हो सकती है जब इस देश की वैल्यू सिस्टम सेम होंगे। क्लियर है? इस देश के लोग एक सेम होंगे, तब जाकर के ही आप कह सकते हैं कि देश के अंदर जो एकता अखंडता है वो आ सकती है। तो सरकार उसी की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, ये तो सरकार कार्य कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश के अंदर एक इंटेलेक्चुअल दिवालियापन भी है। यानी कि एक दिवालियापन है जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई सरकार एनआरसी कैसे करा रही है। लोग कह रहे हैं भाई यूसीसी, आप सोचिए यूसीसी में भी लोगों ने परेशानी है, जबकि यूसीसी आर्टिकल 44 के अंदर आती है, तो संविधान का ही डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं और आप पढ़े लिखे हैं और इंटेलेक्चुअल हैं कि सरकार ये एनआरसी क्यों करा रही है, तो आप इसे समझिए। देखिए, नागरिकता कौन होगा, भारत का नागरिक कौन नहीं होना चाहिए, यह भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, यह भारत सरकार डिसाइड करेगी। और एक चीज और इस देश के लोगों को समझनी होगी कि कुछ लोगों, देखिए कांग्रेस का जो शासनकाल है ना, उसकी एक सबसे बड़ी तो कमी यह है कि लोगों के अंदर करप्शन जो है वो उसको प्राइड का विषय बना दिया गया। लेकिन एक और कमी इस कांग्रेस के शासनकाल ने जो दी है इस देश को, वो है कि हम कानून ही नहीं मानेंगे। आप समझिए, इस देश के अंदर एक ऐसी जमात पैदा की है इस कांग्रेसी सरकार ने, जो कहती है कि क्या सरकार कोई होती है या कानून भी कुछ होते हैं क्या। ये मानसिकता जो है इस देश के 70-80 साल के इतिहास में सरकार यानी कि कांग्रेसी सरकारों ने इस देश के अंदर डाली है। अब देखिए, आप जानते हैं कि भारत सरकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के नागरिकता अधिनियम 1944 की धारा 14A के तहत पूरे भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी तैयार करने और प्रत्येक नागरिक के अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का पूर्ण कानूनी अधिकार रखती है। अब आप मुझे बताइए, जो इस देश के पढ़े लिखे अपने आप को जमात कहते हैं, तो वो सीधे क्या कर रहे हैं? अगर भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो वो सीधे कानून पर उठा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये मानसिकता पैदा की गई है कि भारत सरकार कौन होती है। अरे सोने खरीदने के लिए कैसे मना कर सकती है? अगर आप अभी यूरोप में देख रहे हो तो फ्रांस के अंदर कितने डिग्री पर एसी चलेगा ये सरकार नियंत्रित कर रही है। जो एसी के अंदर गैस डाली जाती है उसको सरकार नियंत्रित कर रही है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि सरकार फिर क्या आलू छीलने के लिए रखी जाती है क्या? सरकार रखेगी क्या? क्या करेगी फिर सरकार? तो मुझे लगता है कि सरकारों को, अब इस सरकार को भी चाहिए कि डंडा हाथ में उठा करके ये बताना चाहिए सरकार वास्तव में कर क्या सकती है। ये वो समय आ चुका है कि जो 70 सालों से कांग्रेस के द्वारा इस देश के वर्ग के अंदर ये डाल दिया गया है कि कानून वानून कुछ नहीं होते, सरकार वरकार कुछ नहीं होती, जहां चाहिए वहां पर कब्जा कर लीजिए और 14-14, 20-20 बच्चे पैदा कीजिए और सरकारी जमीन पर उसे बसा दीजिए, और फिर सरकार आएगी तो कहना कि फिर हमें रहने के लिए जगह दीजिए। मेरी बात समझ गए? तो मुझे लगता है इसको तोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंदर संसद के नागरिक अधिग्रहण समाप्ति और नागरिकता समाप्त भी कर सकती है, अधिग्रहण भी कर सकती है, नागरिकता दे भी सकती है। ये सारे कार्य सरकार करेगी। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिक अधिनियम 1955 के माध्यम से केंद्र सरकार वैध नागरिकों की पहचान करने और अवैध प्रवासियों को बाहर कराने के लिए कानूनी अधिकार मिलता है। अब आप मुझे बताइए, जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार ये कार्य कैसे कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो एनआरसी का जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता आपको
कि ये तो सरकार कुछ इलीगल कर रही है। भाई सरकार कानून के तहत कर रही है और ये आज के कानून नहीं है, ये बीजेपी के सरकार के कानून नहीं है। और मुझे लगता है सरकार है, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, सरकार को अधिकार है उस देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए कानून बनाए, उनको रेगुलेट करे, उन्हें लागू करे और जैसे भी लागू कर सकते हो यानी कि पनिश के द्वारा, क्योंकि राजा के पास में राजदंड होता है यानी कि दंडा होता है और डंडा के हिसाब से भी वो कानून लागू कर सकती है। यह देखना, पहचान पत्र और नागरिक प्रमाण, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, उसकी धारा 20 के तहत गैर नागरिकों के पास पासपोर्ट जारी हो सकता है। अच्छा, जो मैंने कहा ना कि फिर ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर नागरिक नहीं तो पासपोर्ट क्यों है? भाई पासपोर्ट तो गैर नागरिक के पास भी हो सकता है, ये जो पासपोर्ट अधिनियम है उसी की धारा 20 के अंदर ये लिखा हुआ है। आधार, पैन और वोटर आईडी की सीमाएं, ये दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेवा लेने के लिए है, ना कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है। दलाई लामा का उदाहरण देखिए दिया गया है, उनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वे भारत के नागरिक नहीं है। तो ये समझना होगा, जिन लोगों को बिना कानून पढ़े आकर के वो बाहर आकर के ज्ञान देने लगते हैं, कहने लगते हैं कि भाई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। एनआरसी का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, धारा 14A 2003 के संशोधन वाजपेयी सरकार ने नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के लिए कानूनी प्रावधान पहले ही बना दिया था। उसके बाद में 2004 में कांग्रेस की सरकार आती है और आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस की सरकार होती है, यानी कि वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे इलीगल को बाहर किया जा सके, तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग वर्तमान अस्पष्टता को दूर देखते हुए अब लोगों को लगने लगा है कि भाई आप एक जो है एनआरसी लाइए और सेंसस आ जाएगी, क्योंकि जब सेंसस आएगी उसके बाद ही एनआरसी होगा। जो भी देश के नागरिक हैं वही इस देश की सेवा उठा सकते हैं, वही इस देश में वोट दे सकते हैं और वही वास्तव में इस देश के रहने लायक है। अच्छा, नागरिक कौन होंगे इसके अंदर सरकार तो कानून लाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद समाज का अपना कार्य है जो इस देश की वैल्यू करे, इस देश की रेस्पेक्ट करे, इस देश के कानून को माने, इस देश के अंदर लीगली जो है रहे और इस देश की जो वैल्यूज है उनकी रिस्पेक्ट करे, वही इस देश का नागरिक है। ये भी जरूर डालना चाहिए। अगर बाद में इसमें ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 अगर लाते हैं तो ये जरूर डालना चाहिए, जो इस देश की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, जो इस देश की वैल्यूज को अगर किसी भी तरीका से उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसकी नागरिकता खत्म की जाएगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उसको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। ये प्रावधान जरूर होने चाहिए। घुसपैठ की समस्या का जो समाधान है, मैंने जैसा बताया कि ये कानून बना करके नहीं कर सकते, ये चेन ऑफ द लॉज जो है वो लाए गए हैं और ये चेन ऑफ द लॉज जब एक साथ मिल जाएंगे तो एक सुंदर सी माला बन जाएगी जो इस देश के अंदर ये जितने भी इलीगल कार्य हो रहे हैं इनको कार्य करेगा। देखिए, जितना भी आप जानते हैं कि ये कार्य जो करते हैं, ये जो पासपोर्ट वगैरह का ये करता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और जो नागरिकता का कार्य है वो आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री करती है। अब देखिए, ये सारी जो मिनिस्ट्री है वो भी अब क्या कर रही हैं, सिंक्रोनाइज होकर के कार्य कर रही हैं और ये एक बेहतरीन विचार है। वैचारिक यूटर्न देखिए, स्थापित मान्यताओं का टूटना, तथाकथित लिबरल जो भारत के अंदर, देखिए ये जो भारत के अंदर या कहिए दुनिया में जो लिबरल है ना, इन्हें आप दलाल कह सकते हैं ना, दलाल, इसको दूसरी भाषा में सही बोला जाएगा, यानी कि ये पैसा लेकर के काम करते हैं लोग और इनकी जो फंडिंग जहां से होगी ये उनके लिए बोलने लगते हैं। वैसे लिबरल का अच्छा मतलब है, लेकिन भारत में और स्थान और टाइम के हिसाब से बदल जाता है। तो ये जो लिबरल है वो अब नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग भी करने लगे और ये अच्छा भी संकेत है। क्या भारत सरकार कहेगी कि ठीक है हम देंगे आपको नागरिकता, पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता सिद्ध नहीं करता, ये विदेश मंत्रालय का अपना स्टेटमेंट है और मुझे लगता है ये सबसे बेहतर है। आगे देखना, इस धारा के तहत गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। दलाई लामा का जो मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया है। पहचान पत्र बनाम नागरिकता, सच्चाई क्या है? आधार कार्ड और जैसे ये मैंने बताया बायोमेट्रिक और पहचान सरकारी लाभ है, नागरिकता नहीं है। पैन कार्ड ये वित्तीय लेन देन और टैक्स की जो है रेगुलेशन के लिए है, ना कि कोई नागरिकता है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, ये चुनाव मतदान का अधिकार है लेकिन नागरिकता नहीं है। अब देखिए, सेंसस आएगा, आना चाहिए था 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से या फिर सरकार की ये नीति थी कि अभी नहीं लाते, इसे और थोड़ा सा अगर डिजिटलीकरण करेंगे, डिजिटलीकरण करके एकदम 100% शुद्धता होनी चाहिए कि इस देश का नागरिक ये है तो उसका हमारे पास पूरा डेटा होना चाहिए। सरकार तो यहां तक कार्य कर रही है कि आपका जो डीएनए है उसका भी आप सरकार के पास डेटा होना चाहिए। वो एक अलग प्रोजेक्ट है, उसमें हम अलग से बात करेंगे कभी। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चलाने की अनुमति है, ये नागरिकता नहीं है। और पासपोर्ट जो है ये अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता नहीं है। ये बहुत अच्छे संकेत है, भारत सरकार के द्वारा इस तरीका से स्पष्ट किया गया है। भारत में वर्तमान में ऐसे कोई एकल दस्तावेज नहीं है जो विशुद्ध रूप से कह सके कि भाई ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है और हम नागरिक हैं। यानी कि एनआरसी की आवश्यकता है और एनआरसी कब होगी? मैंने जैसा कि बताया सेंसस आने के बाद में होगी।
अभी से 2027-28 यानी कि 29 से पहले मुझे संभावना लग रही है कि 29 से पहले 28 तक आपका सेंसस का डेटा आ जाएगा। और फिर आपको देखिए 8 से 10 महीने के अंदर ही एनआरसी लागू करने के बाद में भारत सरकार छटनी कर देगी पूरी, है ना, कि भाई ये देश के नागरिक नहीं तो फिर वोट भी नहीं डालेंगे और देश की सेवा लेने का भी अधिकार उन्हें नहीं है। तो ये दोनों कार्य होने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एनआरसी कोई नया कानून नहीं है। सेक्शन 14(1) के कानूनी पृष्ठभूमि क्या है, ये 2003 में वाजपेयी जी की सरकार जो थी उनके द्वारा इसको नोटिफाई किया गया था। सिटीजनशिप एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन, एनआरसी की कानूनी प्रावधान पहली तैयारी यहां से हो चुकी थी। उसके बाद आप जानते हैं कि मनमोहनी सरकार आती है और 2004 में जैसे ही ये आते हैं इन्हें इसे ठंडे बस्ते में जो है डाल दिया जाता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का रास्ता जो है एक तरीका से नोटिफाई किया जाता है, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की जाती है। और वर्तमान में मैंने जैसे कि बताया कि फिर एक राष्ट्रवादी सरकार आती है और लोग कहते हैं कि भाई 2014 से इतना टाइम लग गया। भाई दो व्यवस्था बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि रातों रात कुछ भी कार्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए विरोध का असली कारण भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश को रोकना है, जो मैंने आपको सुना। सीआई के पूर्व नेताओं द्वारा प्रतिपादित वैचारिक ढांचा, सीपीआई जो थी उनके जो नेता थे वो भारत को 18 ढांचों में बांटना चाहते थे। समाज को बांटने वाली ये थ्योरी अब नए शोध में जिसे हम आउट ऑफ द इंडियन थ्योरी जो है, जिसे आर्य द्रविड़ियन थ्योरी कहते थे, ये पूरी तरीका से भ्रामक सिद्ध हो चुकी है। और भारत की जो किताबें हैं उनमें से भी इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखिए घुसपैठ का भूगोल, बंगाल, असम, केरल, यहां से ये जो है केरल तो खैर अब केरल में ही जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे देशों से देखोगे तो ये बंगाल में, असम में, त्रिपुरा से और इधर पंजाब से भी जो पाकिस्तानी है वो भी प्रवेश करते हैं। देखिए केरल, पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे केरल में पहुंचे हैं, लेकिन केरल के अंदर भी जो है लोग अभी थोड़ा जागरूक है, तो इस वजह से वहां से भी इनको खदेड़ा जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि देखिए हर स्टेट में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, तो सरकार क्या कर रही है उसे समझिए आप, कि जहां है वहां से इन्हें धकेलो, या तो ये अपने मूल देश भागेंगे, अगर वहां नहीं भागता, अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल का समय इनके पास है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक ही अपने आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे, फिर इस देश की सेवा नहीं मिलेगी, इस देश में जॉब नहीं मिलेगी कोई भी। क्योंकि आप देखिए सरकार जो है पहले से लाई है फॉरेन इमिग्रेशन बिल। फॉरेन इमिग्रेशन बिल के अंदर ये प्रावधान कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बिना किसी जांच के अपने यहां पर किसी विदेशी नागरिक को जॉब दी हुई है या उसे किसी तरीका से रखा हुआ है, वो भी सजा का प्रावधान है उसके लिए भी, तो उसको भी सजा मिलेगी। तो समझिए इस बात को कि अगर ये भारत का नागरिक नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में अगर पता चलता है कि ये बांग्लादेश का है, ये भारत का नहीं है, ये कहीं का भी है, तो भाई उसे नौकरी पर रखोगे कहां से? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो खाएगा क्या? समझ गए मेरी बात? तो अगर ये सब होता है तो यहां से जाना ही उसकी मजबूरी बन जाएगा, और उसे पता है वो कहां से आया है, क्लियर है, उसे पता है वो कहां से आया, तो उस मूल देश भागना होगा। तो ये कार्य सरकार के द्वारा अच्छा है। बंगाल में जमीनी हकीकत, आधिकारिक आंकड़े और पुलिस की कार्रवाई, अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। वर्तमान में डिटेंशन सेंटर जैसे मैंने बताया है कि लगभग 2000 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर जो है वो बंगाल के अंदर बनाए गए हैं, और ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी तो काम बहुत गहराई से हो ही रहा है। अब देखिए ये है पासपोर्ट, भारतीय जो नागरिकता अधिनियम, इसे भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, इसे समझ लीजिए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और इस पर किसी भी तरीका से राष्ट्रीयता को प्रमाणित नहीं करता, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं इसका प्रमाणक नहीं है। और ये एक अच्छा संकेत है। पासपोर्ट अधिनियम भी कहता है 1967 पासपोर्ट एक्ट के तहत जारी किए जाते हैं। इसके अनुसार सरकार सार्वजनिक हित में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है। तो नागरिकों का निर्धारण भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के नियमों के आधार पर होता है। तो यह समझ लीजिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। ये सेंसस के बाद में आप इसे देखेंगे कि जब आप एनआरसी करेंगे और सेंसस आएगा, है ना, सेंसस के बाद में एनआरसी होगा, तो उसके बाद में आप इस कानून में भी बड़ा बदलाव होता हुआ देख सकते हैं। अब देखिए 2004 में देखिए इसे आयकर विभाग के द्वारा 19 अप्रैल 2004 को अधिसूचना संख्या 141 नोटिफिकेशन नंबर है। केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत मंजूरी दी गई थी, और इसके अंदर ये भी था जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये जो पासपोर्ट वाला, क्लियर है। उसके बाद आप देखिए इसमें भी ये से देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों की नागरिकता और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए नीति अपनाई है। और यही मैं जो आपको बता रहा था, ये 2000 से ज्यादा जो डिटेंशन सेंटर है ये बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए घुसपैठियों के खिलाफ सख्त चेतावनी, नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है, और कल्याणकारी योजनाओं का सत्यापन, समान नागरिक संहिता। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर देश के अंदर इतने इलीगल होंगे तो आप समान नागरिक संहिता लाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे? क्योंकि संविधान तो कहता है,
तो इसके लिए आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा भैया इस देश के नागरिक ये लोग हैं और ये लोग हैं तो यही सेवा ले सकते हैं। तो ये काम भारत सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि भारत सरकार के द्वारा ये जो कार्य है ये वंस जनरेशन है, यानी कि जनरेशन में एक सरकार लोग आते हैं और वो ये सारे कार्य करते हैं। और मुझे लगता है देश के ऊपर और खासकर देश के जो सनातनी हिंदू हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। अब आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप को सेव करने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, ये सवाल आपके लिए छोड़कर जाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए जय हिंद और अपना रीजन भी बता सकते हैं। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।